एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो पहला हम आर्टिकल कवर करेंगे एंड दैट इज़ फ्रॉम बिजनेस लाइन। बिजनेस लाइन के एडिटोरियल में आया है, 24th का आर्टिकल है एंड दैट इज़ ऑन नीड्स ऑफ सीएसआर रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो पूरा डिटेल में कवर करते हैं कि आर्टिकल किस चीज़ के बारे में है। लेट्स टॉक अबाउट द सीएसआर लॉ इन इंडिया। तो अगर आप देखो, ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको मैंडेटरी किया था इंडिया ने कि भाई आपको अप्रैल 2014 को, जिसमें कि जितनी भी एलिजिबल कंपनीज थी उनको अपने बिजनेस का लाइक अपने स्पेंडिंग 2% ऑफ देयर नेट प्रॉफिट, उनका जो नेट प्रॉफिट होगा उसका 2% उनको सीएसआर एक्टिविटीज में डालना ही पड़ेगा। ये मैंडेट कर दिया था एक तरह से, राइट? आपको करना ही पड़ेगा। और ये एक्टिविटीज कौन कौन सी होंगी? तो एजुकेशन होगा, हेल्थ केयर होगा, जेंडर इक्वालिटी में डालोगे आप, इन्वायरमेंट में डालोगे, ऐसे को या शेड्यूल 7 ऑफ द कंपनीज एक्ट में उसको रखा गया और उसमें कहा गया कि भाई कोई भी कंपनी अपना 2% कम से कम अपना नेट प्रॉफिट का सीएसआर एक्टिविटीज में डालेगी। और कौन कौन सी एक्टिविटीज है वो यहाँ मैंने आपको बता दिया। साउथ अफ्रीका इज द ओनली अदर G20 नेशन विद मैंडेटरी सीएसआर। अब देखो कि G20 के अलावा सिर्फ साउथ अफ्रीका एकमात्र ऐसी कंट्री है जो कि मैंडेट करती है सीएसआर को, राइट? काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है एमसीक्यू के परस्पेक्टिव से। बाकी सब जगह जो है वॉलंटरी सिस्टम है कि भाई जिसका मन करेगा वो कर देगा, जिसका नहीं मन करेगा वो नहीं करेगा, ठीक है? प्रिंसिपल्स एंड इम्पैक्ट क्या है? तो सीएसआर इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट कंपनी शुड गिव बैक टू द सोसाइटी एज दे इम्पैक्ट मोर देन जस्ट देयर शेयर होल्डर्स। जनरली कंपनी का जो पूरा कंसेप्ट है वो इस तरह से काम करता है कि कंपनी जो भी प्रॉफिट बनाती है वो अपने शेयर होल्डर्स को देना पसंद करती है, राइट? बट यहाँ पर कहीं ना कहीं इंडिया ने इस चीज़ को ये समझा कि भाई सीएसआर का एक ये भी कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है कि भाई कंपनीज कहीं ना कहीं सोसाइटी से ही कमाती है, लाइक सोसाइटी में उसके कस्टमर्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको सोसाइटी को वापस भी देना चाहिए। सो दैट इज द रीजन वाई सीएसआर को उन्होंने मैंडेट किया था। Ethical investment through CSR can enhance the company's reputation and foster customer and employee। प्लस सीएसआर के का एक मेजर बेनिफिट होता है, वो ये होता है कि भाई कंपनी की रेपुटेशन बड़ी इंप्रूव होती है, ब्रांड इमेज बड़ी इंप्रूव होती है। जैसे टाटा ने बहुत सीएसआर एक्टिविटीज़ की, रिलायंस भी काफ़ी करता रहता है, तो बड़ी बड़ी कंपनीज करती रहती हैं जस्ट बिकॉज कि उससे उनका एक तो वो मैंडेटरी भी है और प्लस उससे उनको अल्टीमेटली उसका फ़ायदा ही होता है। इंडियन कंपनीज करेंटली कंट्रीब्यूट अबाउट 30,000 करोड़ एनुअली टू फॉर सीएसआर एक्टिविटीज। तो अभी इंडियन कंपनीज जो है वो ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ इन्वेस्ट करती है या डालती है इनटू सीएसआर, ठीक है? बिकॉज ऑफ लाइक मैंडेटरी, राइट? चैलेंजेस क्या है सीएसआर में? तो सबसे बड़ा चैलेंज है भाई अनइक्वल रिलेशनशिप एंड इम्बैलेंस एग्जिस्ट बिटवीन द grantee, usually NGO, and the benefactor companies funding the project। अब सबसे बड़ा जो यहाँ पे दिक्कत होती है वो ये होती है कि जनरली कंपनीज क्या करती हैं, अपना पैसा जो है एनजीओ को देती है, किसी एनजीओ को देती है कि भाई तुम हमारे तरफ से पैसे को लगाओ इन सब सारे कामों में, राइट? बट प्रॉब्लम क्या हो जाता है उस सिचुएशन में कि कहीं ना कहीं जो जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अनइक्वल होता है, इन द सेंस कंपनीज उनको देती है तो वो कई बार आगे इन्वेस्ट नहीं करते, या वो कहीं ना कहीं बराबरी का रिलेशन नहीं बन पाता है बिटवीन एनजीओ एंड द कंपनी। दूसरा इशू है शॉर्ट इंप्लीमेंटेशन विंडो। जनरली एनुअल सीएसआर कमिटमेंट्स लीव ओनली 6 to 9 months फॉर द प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन। जनरली जो विंडो होता है इन प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट करने का वो बहुत ही छोटा होता है, 6 to 9 months के अंदर अंदर ही आपको वो सारा प्रोजेक्ट ये करना होता है, तो उससे कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। एक और जो सबसे बड़ा इसमें चैलेंज आता है दैट इज ऑन फंडिंग अनसर्टेनिटी। अब जनरली एनुअल फंडिंग साइकिल क्रिएट चैलेंजेस फॉर द लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। अब जनरली मैंने आपको कहा ना कि चूंकि इसका विंडो छोटा है, तो उस सिचुएशन में जो कंपनीज हैं वो भी कहीं ना कहीं इसमें लॉन्ग टर्म कोई प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट नहीं करती, कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर देती है। और एनजीओ भी कहीं ना कहीं, अब होता क्या है कि जनरली अगर हम एनजीओ के थ्रू कर रहे हैं, मान लो इस साल तो मुझे किसी कंपनी ने पैसा दिया तो मैंने इन्वेस्ट कर दिया उसको कहीं ना कहीं, अब अगले साल मेरे मतलब उसी एनजीओ के साथ कंपनी काम करेगी या नहीं करेगी। इसलिए जनरली एनजीओ भी इसको, इस पैसे को, या कंपनी भी इस पैसे को बहुत शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह लगाती है, क्योंकि फंडिंग की थोड़ी अनसर्टेनिटी रहती है इसमें, ठीक है? डिपेंडेंस ऑन द मिडिल मैन, जैसा मैंने आपको जस्ट बताया कि ये सारा कंपनी अपना सारा पैसा एजेंसीज के थ्रू, एनजीओज के थ्रू उन्हीं को कहती है कि तुम प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई करो, मैनेज करो। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे डिस्कनेक्ट होने के चांसेस काफ़ी हाई रहते हैं, लीकेज होने के चांसेस काफ़ी हाई होते हैं, और कई बार वो बेनिफिट तो डायरेक्टली लोगों तक पहुंचता भी नहीं है सीएसआर का। मूविंग ऑन, क्या क्या सजेशंस दिया गया इस आर्टिकल के अकॉर्डिंगली, क्या कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट की जा सकती है? तो पहली चीज़ जो बताई वो है पार्टनर सिलेक्शन में। सबसे पहली बात, अब जब भी किसी एनजीओ पार्टनर को चूज करो तो पहले तो उसकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, प्लस वो जेन्युइन होना चाहिए, और कहीं ना कहीं उनका सच में फोकस है उस कम्युनिटी को डेवलप करने का। सो दैट इज द रीजन वाई तभी आपका काम जो है, आपका जो पैसा है वो सही जगह पे लगेगा, अदरवाइज तो नहीं लगेगा। तो दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। ऑल्दो कॉर्पस फंडिंग इज नॉट अलाउड,
कंपनी शुड कंसिडर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल कमिटमेंट्स फॉर द स्टेबिलिटी। ऑल्दो कहते हैं ना कॉर्पस में इन्वेस्ट फंडिंग यहाँ पे अलाउड नहीं होती, बट कंपनीज डेफिनेटली कहते हैं ना एक प्रोजेक्ट को अगर वो चूज करते हैं तो उसमें कम से कम लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल कमिटमेंट उनको करनी चाहिए हर साल बाय साल, सो दैट कि उस पर्टिकुलर चीज में कम से कम कुछ तो चेंज आए। फोकस ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग, एम्फोसाइजिंग कैपेसिटी बिल्डिंग एंड सेक्टोरल डेवलपमेंट कैन फोस्टर सस्टेनेबल ग्रोथ। कहीं ना कहीं कंपनीज को सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कौन कौन से सेक्टर्स जो ऑलरेडी डिफाइंड सेक्टर्स, जैसे हेल्थ केयर है, हेल्थ केयर भी बहुत बड़ा है, तो हेल्थ केयर में हम किस जगह पर कौन से पर्टिकुलर निश में काम कर सकते हैं, कहाँ पे सस्टेनेबल ग्रोथ लाई जा सकती है, कहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट है, उस चीज का ध्यान यहाँ पे दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है कि क्वालिटेटिव रिपोर्टिंग होनी चाहिए, लाइक MEN शुड बैलेंस बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव असेसमेंट टू कैप्चर द इम्पैक्ट। अब देखो क्वालिटेटिव असेसमेंट होता क्या है, पहले ये समझते हैं। होता है कि जनरली कोई भी इन्वेस्टमेंट होती है ना, कोई भी इन्वेस्टमेंट होती है तो हम जनरली उसका नंबर्स में ही देखते हैं कि भाई हमने इतना इन्वेस्ट किया, उसमें कितने टॉयलेट बने या कितने, नंबर्स को देखते हैं। मोस्टली हमारा फोकस नंबर्स पे होता है, तो क्वांटिटेटिव हो गया। लेकिन एक्चुअल इम्पैक्ट कितना हो रहा है वो क्वालिटेटिव से पता चलता है। ठीक है कि एक्चुअली अगर मान लो हमने शौचालय ही बनाया या हमने टॉयलेट्स बनवाए या कुछ भी हमने किया, उसका एक्चुअल इम्पैक्ट क्या हो रहा है, क्या सच में लोगों को उसका फायदा हुआ भी नहीं कि नहीं हुआ, कुछ लोगों की लाइफ पे उसका इम्पैक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसका असेसमेंट करना बहुत जरूरी है। और वो नहीं होता, सब नंबर्स ही देखते हैं, क्वालिटेटिव असेसमेंट्स नहीं होती। Building CSR expertise, companies should consider internships and rural involvement program to build staff expertise in CSR also. प्लस एक चीज हमें समझनी पड़ेगी कि CSR में इतनी ट्रेनिंग ही नहीं होती लोगों की। लोगों को यही नहीं पता पैसा डालना कहाँ है, उनको यही नहीं पता कौन से प्रोजेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर। इसके लिए मतलब एक प्रॉपर ट्रेनिंग, एक प्रॉपर स्टाफ, एक प्रॉपर एक्सपर्टीज होना कंपनीज को के पास होना ज़रूरी है, तभी कहीं ना कहीं वो सही जगह पर अपना पैसा लगा पाएंगे। क्लैरिटी ऑन ESG एंड CSR, डिस्टिंग्विश बिटवीन इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस, ESG एंड CSR वाइल मेंटेनिंग द डिफरेंट बजट। अब ये भी हमें समझना पड़ेगा कि कंपनी कई बार CSR और ESG में कंफ्यूज हो जाती है। उनको लगता है कि हम ESG कर तो रहे हैं, CSR अलग चीज है। ESG एक इन्वेस्टमेंट है, राइट? आप गवर्नेंस में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप इन्वायरमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हो, सोशल में इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट? बट CSR अलग चीज है। वो कहीं ना कहीं हम वहां कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई क्लैरिटी नहीं मिलती, भाई हम ESG कर रहे हैं कि हम CSR कर रहे हैं। कंपनीज को लगता है हम CSR कर रहे हैं, बट एक्चुअली वो ESG कर रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं वहां पे एक क्लियर डिस्टिंग्विश लाइन नहीं है, ठीक है, कि भाई क्या ESG है और क्या CSR है। तो इस वजह से काफी दिक्कत आती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप कि आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया हो। अगर आप सब कुछ मेरे सारा PDF वगैरह एक्सेस करना चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ये रहा उसका लिंक। अगर आप मेरे कंटेंट को पसंद करते हैं तो लाइक एंड शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत कम ही लोग सब्सक्राइब करते हैं, फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको ये मेरी सीरीज अच्छी लग रही है तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। और इस पूरी प्लेलिस्ट को मैं आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से सारे आर्टिकल्स को एक्सेस कर सकते हो। थैंक यू।